आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं जनाब आरिफ हुसैन साहब से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सी बातें गर्दिश हो रही है, आरोप लग रहे हैं, बहुत सी धमाकेबाज चल रही हैं। चलिए मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। सर, सबसे पहले तो ये सुनने में आ रहा है अखबारात के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, कि औरंगाबाद में कुछ वार्ड में चुनाव हो सकते हैं। आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। आप भी बोलते हैं ना, दूध के जले हुए छाछ के छिले हुए, क्या बोलते हैं वो मामले है, कैसा देखते हैं आप इसको? नहीं नहीं, हम सियासी पहलू के ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। जी और जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ वार्डों के अंदर तो वर्तमान पत्रों में भी आ रहा है, जी अपने न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, हर माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि 22-24 लोगों की कुछ तो भी कमिश्नर के पास में हियरिंग चल रही है, जो लोगों ने इलेक्शन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एतराज़ात दाखिल किए। जी तो लाजमी बात है, अगर जिनके पास सबूत होंगे, अगर किसी ने गलत पेपर दाखिल करे होंगे तो वो लोगों पर कार्रवाई होंगी। और ये सब कहने की बातें हैं कि 5 साल से कुछ नहीं होता, 6 साल से कुछ नहीं होता। देखिए, कानून है 10 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन डालना, जी और 10 दिन के अंदर जितने ऑब्जेक्शन डाले उसके अंदर तमाम प्रशासन, तमाम अदलिया फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इस केस को लेके चलते हैं। और अंदाज़ों की दुनिया में खुद भी जीना और दूसरों को भ्रम में रखना अच्छी बात नहीं है। अभी हियरिंग यहाँ पर कमिश्नर के पास शुरू हो रही है, उसके बाद अदलिया में शुरू हो रही है। तो इंशाल्लाह जिनके पास में अगर कोई खामियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, जैसे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है, जी और किसी के अगर बच्चे हैं, बच्चे छुपाए हुए हैं, जी इन पे डाल दिए, उन पे डाल दिए, तो सारी चीज़ें हो जाती है। डीएनए होता है, सब होता है, हर चीज़ का टेस्ट होता है। फिर बोगस सर्टिफिकेट है। अगर कोई ये समझ रहा होगा कि मेरे पास तो वैलिड सर्टिफिकेट है, जी तो इस भ्रम में नहीं रहना कि वैलिड सर्टिफिकेट आपने किन गलत रास्तों से बनाया वो भी खुल जाता। तो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग पीछे लगे। लेकिन एक बात मैं आप क्लियर कर देता हूँ कि मैंने किसी के खिलाफ में कोई केस नहीं डाला। लेकिन जैसा आपने पूछा कि जिस तरीके से रुझानात, ख्यालात चल रहे हैं, तो मैंने भी अपने ख्यालात सामने रख दिया कि यकीनन 22-24 लोगों के ऊपर ये गाज गिरने वाली है, और अगर उनके खिलाफ में सबूत होंगे तो यकीनन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नहीं सर, आप इस्लाम पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप आज की तारीख में तो सुनने में आ रहा है कि इस्लाम पार्टी उसमें आप भी शामिल है। आपने भी ये तो खामोश तरीके से, सर सुनने में आया है कि चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। नहीं नहीं, सही है, बात है, सही है। देखिए, मैंने पिछले चुनाव नहीं लड़ा जब पार्टी ने टिकट नहीं दी। वो टिकट जवाब नए नए बुढ़ू नए राज। मेरा जवाब आप दे देंगे क्या? मेरे को देना होना। वही। तो पिछले जो इलेक्शन हुआ, पिछले इलेक्शन में जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जी तो और हमने 5 साल तक, 10 साल तक उस पार्टी के लिए मेहनत की थी। जी लेकिन मेहनत करने के बाद में जब वहाँ से उजरत नहीं मिली, वहाँ से नतीजा नहीं निकला, तो मैंने नहीं लड़ने का फैसला कर लिया था। और अगर ऐसे कोई हालत आगे बनते हैं, और अगर हमारे ग्रुप का या हमारे लोगों का या हमारे अवाम की अगर कोई सोच बनती है, वैसे हालत बनते हो, तो आगे का आगे देखा जाएगा। लेकिन आज वक्त से पहले कुछ बात कह देना ठीक नहीं होगा। नहीं, थोड़ी देर के मान लीजिए, जैसा आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई होंगी, मान लीजिए कोई वार्ड में, खैर वो आगे की बात है, अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप चुनाव लड़ने की ख्वाहिशमंद है? नहीं तो ये किसने बोला? मैं पहले भी तैयार था, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी, इसलिए। वो छोड़ दीजिए आप। सुन तो लीजिए, आप नहीं छोड़ सकते ना। पार्टी ने टिकट नहीं दी बल्कि नहीं लड़ा। अब अगर किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आता है, किसी पार्टी की तरफ से अगर आगे बढ़ाया जाता है, तो आगे का आगे देखेंगे इंशाल्लाह हालत कैसे बनती। सर ये पार्टी के अंदर जो भी नाराज़गी होने के बाद भी काफ़ी एमआईएम के नगर सेवक से आपके अच्छे मनासिब हैं। कल असरार अहमद साहब फेसबुक बहुत कुछ तस्वीर वायरल हो रही है, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि दबे दबे अल्फाज में कहीं घर वापसी का तो माहौल तैयार नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, देखो, पार्टियाँ किसी की जागीर थोड़ी होती है, कोई पार्टी रहो। आज सियासी तौर पर आप क्या फ़ैसला ले रहे हैं, कल क्या फ़ैसला लेंगे, इसका कोई अंदाज़ नहीं लगा सकता। और जैसे मेरे पास हाजी इसाक साहब भी आए थे, ये मेरे ज़ाती ताल्लुक़ात हैं उनसे। और ये असरार बच्चा भी है, बहुत मेहनती है, फाउंडर आदमी है वो, और उसने जमात के लिए बहुत कुछ किया है, और सही हुआ उसके साथ में। उसको तो टिकट मिल के वापस हो गया था बच्चे का, लेकिन चलो किसी तरीके से कॉप मेंबर बना गया, तो मैंने मुबारकबाद दिया उसको, और वो उसका जायज़ हक़ था जो उसको मिला। लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना हो कि भाई आरिफ साहब को जो है तो एमआईएम में वापस लाने की, जैसे आम जमान में कहते हैं घर वापसी की, ऐसा कोशिशें चल रही है, सही है क्या अफवाह? नहीं नहीं, मेरे तक ना तो ऐसी कोई तजवीज़ आई है, ना मेरे सामने ऐसी कोई बात आई है, और ना ही ऐसी कोई सरगर्मी में मुब्तला है, ऐसी कोई बात। तो अगर कोई ऐसा कुछ रुझान बनता है तो फिर आपका कुछ, तो आप सिर्फ एक ही पार्टी को लेके बैठे हैं। जैसे ही मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दी, मैंने उम्मीदवार बन के सामने नहीं आया, तो 10 पार्टी के ऑफर आए थे। लेकिन इंसान वही फैसला करेंगे जो उसको बेहतर नहीं लगे। एमआईएम के बारे में पूछ रहा मैं आप। मैं कह रहा हूँ ना, उनसे हटके भी 10 और ऑफर आए थे, लेकिन जो बेहतर लगता वही फैसले किए जाते। देखेंगे आगे का आगे।
अल्लाह मालिक। सर सुनने में आया है कि इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार शेख आसिफ साहब औरंगाबाद दौरा करने वाले हैं, जैसा सुनने में आ रहा है कि चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है, तो माना जाए कि खामोश तरीके से मतलब इसके एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। नहीं नहीं, कल हमारे कोर कमेटी के जनाब अबुल हसन हाशमी साहब ने पूरी डिटेल बताई है कि आसिफ साहब जो सदर मोहतरम आने वाले हैं, उसकी वजह यह है कि वो कार्यकारिणी डिक्लेयर करने वाले आके, यही वजह। और जब पॉलिटिकल पार्टी है, कार्यकारिणी डिक्लेयर करेंगे तो हर महाज के लिए तैयार रहना पड़ता है, तो आगे जैसे हालात आएंगे वैसे निपटा जाएंगे। सर सियासी तौर पर महानगर पालिका में जो घमासान देखने को मिल रहा है, एमआईएम के एक नगर सेवक है जनाब अफसर खान साहब है, जो भी उनका सियासी मुद्दा है, तो कैसा देखते हैं आप? लोग कह रहे हैं कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए, इससे हमारा विकास मुतासिर हो रहा है, क्या कैसा देखते नहीं हैं? नहीं, देखिए जो कॉरपोरेशन का हाउस है, जी तो कॉरपोरेशन के हाउस के अंदर से लोगों की फलाह बहबूदी के काम होते हैं, उनके ही एजेंडे, उनके प्रस्ताव और उन्हीं की जो तो बात होती है। जी अब अफसर खान को तजुर्बा है वहाँ का 20 एक साल का, जी तो उस तरीके को वो तजुर्बे को अपने सामने रख के बात करते हैं, जी और बाकी मद्दे मुकाबिल के लोग उतनी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी बात में, उनकी आवाज़ में, उनके आधार में काफ़ी दम दिखाई देता है। नहीं सर, लड़ाई नहीं होना चाहिए, कैसा देखते हैं ये लड़ाई? मतलब ये देखिए ना, सियासी तौर से हो रही है सुनिए कि सच में हो रही है? मेरी बात, वहाँ जो कुछ भी चलती है नज़रियाती इख्तलाफ चलते हैं, शब्दों की जंग चलती है, ये अफराद अफराद को थोड़ी मारता हूँ आप, या इंसान इंसान से झगड़े करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आजकल हम देख रहे हैं कि तमाम फ़िरका पर जमातें जो है तो इख्तलाफात के बावजूद भी मिलते हैं, सलाम आदाब होते हैं। हमने रायदा बाबू दर्डा का टाइम देखा, काफ़ी हालांकि कांग्रेस के है वो, लेकिन तमाम लोग उनको मुबारकबाद दी सालगिरह पे। खैर ज़ाती मामला हो सकता है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई समा इख्तलाफा भूल के रायदा बाबू दर्डा जी के प्रोग्राम में आ सकते हैं, उनको मान सम्मान दिया जा सकता है, तो फिर हम आपस में लड़ रहे क्यों हैं? ये कैसा देखते हैं अभी दोनों पहलू? कौन लड़ रहा, कौन लड़ा रहा? मैं महानगर पालिका की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए वहाँ पर जो नहीं, एक तरफ ये पहलू है। सुन लीजिए, मैंने इलेक्शन से पहले ही आप ही के इंटरव्यू के ऊपर मैं कह चुका था कि अब की सभागृह के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई इशू चलते रहेगा तो वो रहेगा औरंगाबाद और संभाजी नगर का। जी इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले कह चुका था, इलेक्शन में भी कह चुका था, तो ऐसे ही ताकतों का मुकाबला करने के लिए मैंडेट देना चाहिए था। जी लेकिन हम जज्बात की राह में बह जाते, शहर के लोग, हम नारों में बह जा रहे हैं, हमने इत्तेहाद के नाम पे वोट दे दिया, और नतीजा देख लो सामने क्या आ रहा कि जब औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद था, जी तो ये फिरका परस्त पार्टी को किसने इजाज़त दिया था जब संभाजी नगर नाम कहने की? जी गैर कानूनी तरीके से कहते थे ना। जी जी और अब जबकि नाम को बदला गया तो आप दादागिरी करेंगे, आप बोल नहीं सकते, तो आपके बाप की जागीर है क्या मैं किसको क्या पुकारूँ? तो ठीक है, जब कानूनी तरीके से नाम लिया जाएगा, लिखा जाएगा, वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे बोलने में आप मेरा मुंह तो नहीं रोक सकते ना। जी तो यही मुकाबले के लिए हम पहले शुरू से कह रहे थे कि ऐसी ताकतें सामने आने वाली है और इनसे मुकाबला करने वाले लोगों को भेजना है, जो वहाँ पर उनका मुकाबला उस ताकत से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। सर जब एक हाउस के अंदर ये बात भी देखी गई कि जब फंड का मसला आया तो खुला खुला कहा गया कि भाई आप जातिवाद की बात करते हैं, आपको फंड कम दिया जा रहा है। और दूसरा अफसर खान साहब बोलते हैं कि हाई कोर्ट के ऊपर नाम है, भैया औरंगाबादी बोलूंगा, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। नहीं नहीं, अफसर खान साहब जो कह रहे हैं वो भी बात दुरुस्त और सही है, मैं भी कहता हूँ कि मैं औरंगाबादी कहूँगा, आप भी औरंगाबादी चाहेंगे। जो औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत रखता है, क्यों तो इस नाम की तारीख है, क्यों तो इस नाम के साथ में है कि तहजीब व तमद्दुन जुड़ा हुआ है। जी अब सियासी तौर के ऊपर अगर ये बेवकूफ़ बने की सियासत करने वाले लोग, अगर ऐसी जहनीत रखने वाले लोग सियासत में आ रहे और लोग उनको चुन के अरबाब इख्तियार तक पहुँचा रहे, ये बड़े अफसोस की बात। हकीकत ये कि ये बड़े अफसोस की बात। सर एक आपके बारे में या आपके ग्रुप के बारे में अफवाह का बाजार भी गर्म है कि भाई ये जो कारपोरेटर के खिलाफ जो ये याचिका दायर की गई है, इसमें आपका भी हाथ है, आपका भी शरीयत है, आपकी बड़ी ख्वाहिश है क्योंकि एक माहौल साजगार हो जाए, चुनाव मैदानी माहौल हो जाए, आप भी चुनाव लड़ सके, एक सियासी बदला कह सकते हैं, रंजिश कह सकते हैं, कहाँ तक सही है? इसमें मेरा हाथ नहीं, मेरा पाँव है, इसमें कुछ भी बात में कोई दम नहीं है। नहीं चढ़ रही आप। सुनिए, अफवाह कुछ भी चलती शहर के अंदर। अब ये शहर के अंदर लोग ज़्यादा रिकाम हैं, लोगों के पास टाइम और काम तो है ही, काम तो है ही नहीं, टाइम ही टाइम है, जी तो बस लगाना। अंसारी साहब यूँ हैं, आरिफ हुसैन त्यों हैं, मेरे मद्दे मुकाबिल लड़ने वाले बाबा बिल्डर की घर वाले, जी अगर मैं केस करता तो उनके खिलाफ करता था, जी और बिल्कुल करता था अगर मेरे हाथ को कुछ लगता तो, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें मेरे को दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने नहीं किया। अब जो लोगों ने डाले वो लोग सामने हैं। अब गाजी सादुद्दीन ने कंप्लेन किए हुए, अयूब खान साहब ने कंप्लेन किए हुए, रफ़त यार खान साहब ने कंप्लेन किए हुए, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मद्दे मुकाबले सलीम पटेल वाहिका कर रहे हैं, उन्होंने सब ने, जिनके हाथ को सबूत लगे वो लोगों ने खुलेआम डाले। तो अब ये सब लोग क्या मेरे कहने पे चल रहे क्या? और मेरे को छुपने की क्या जरूरत है? मैं किससे क्यों डरूँ? मैं जो भी करता सामने करता। मेरा नुकसान आपने करा तो मैं इनका नुकसान क्यों करूँगा? मैं आपका ही करूँगा ना। भाई फितरी अमल है। फितरी अमल है, तो मेरे को तो सब समझता ना।
कि मेरे सियासी तौर पर मेरे को 10 साल किसने इस्तेमाल करा, सियासी तौर पे कौन मेरे को सियासत से कम करना चाह रहा, तो वो सारी चीज़ें सामने है। तो मैं जो कुछ करूँगा उनके लिए करूँगा, जी जो मेरे मसले में नहीं है, मेरे लेने में नहीं, मेरे देने में नहीं, तो किसी के फटे में जाकर कोई पैर डालूँ। सर, ये बीच में काफ़ी कमेंट्स आए, कमेंट्स की बुनियाद पे कह रहा हूँ मैं कि लोग कह रहे हैं कि आरिफ हुसैन साहब एक बेहतरीन प्रवक्ता हुआ करते थे, सारी बातें अब असद साहब को चाहिए, इम्तियाज़ साहब को चाहिए कि वो खैर पुरानी बातों को भूलकर बड़े मान सम्मान दे के आपको वापस में लाया जाए। ये कमेंट्स में आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, लोग कमेंट्स में डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि वो लोग सियासत को समझते हैं, जी और जो लोग सियासत को समझते हैं वो बराबर अपने ख्यालात के इज़हारात कमेंट्स के ज़रिए बोलो या ख्यालात के ज़रिए करते हैं। जी अगर आपको अपनी सियासी पार्टी चलाना है और अगर आपको संगठन को मजबूत करना है, अगर आपको तंजीम को लेकर चलना है, तो जहाँ पर पार्टी डैमेज हो रही है, जहाँ पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है, तो अभी ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ता है। और वैसे हमारे पास में नहीं हुआ, कोई गिला शिकवा नहीं है हमको, हमारी ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म होगी, हमारी सांसें थोड़ी ख़त्म होगी, इंशाल्लाह नए अज़्म के साथ में फिर मैदान में रहेंगे। सर, लेकिन फिर भी काफ़ी आपने 10-12 साल उसमें निकाले हैं, फिर भी दिल में असद साहब बोलिए, इम्तियाज़ साहब बोलिए, या जो भी है आपकी खिदमत है, आपकी काविशें है, तो दिल में एक नरम गोशा है क्या पूरी तरह से? नहीं, हमारी खिदमतों का एतराफ़ अगर वो कर ही नहीं रहे, अगर उनके पास में वो अहमियत ही नहीं है, तो हमारे दिल में नरम रख के और सख्त रख के माइनस क्या रखते हो? सही बात है, ये बात है। हाँ। फिर मैं कम से कम आप जो मेरे सर आपका जो सुलूक है, एहसान तो आज कोई किसका मानता नहीं, मगर थोड़ा सा अगर लिहाज भी रख लेते तो वो भी कहीं दिखाई नहीं दिया हमको, तो फिर क्या इस बारे में सोचने का? क्योंकि काफ़ी जो इमाम के, मैंने फिर दोहरा रहा हूँ सवाल कि काफ़ी लोग आपसे मुरासी में था, सुनने में अफवाह चढ़ी थी कि भाई हिसाब से आपको समझा के मना के वापस लाएंगे, करके मेरा साफ तौर से सवाल कर। अरे भाई, हम हिसाब की और समझाने की और मनाने की बात की थी, हम तो बेलौस, हम तो फराख दिली से, हम तो पूरी ईमानदारी से, लॉयल्टी से आप ही के साथ थे ना। ये नौबत आ रही क्यों? आना नहीं चाहिए था ना। तो फिर अब सारे फैसले हमारे हाथ में रहेंगे, क्या करना और क्या नहीं करना। तो आने वाले वक्तों में क्या माना जाए कि आप इस्लाम पार्टी के परचम लेके, झंडा लेके, मद्दे मुकाबिल इमाम कहिए या जो भी फ़िरका परस्त पार्टियाँ कहिए, आप एक लड़ते हुए भिड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, सियासत की कुछ पहलुओं को मैं समझता हूँ, जी इसीलिए मैं सियासत में काम करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे से बन पड़ता हूँ करता भी हूँ। जी देखिए, अभी इस प्रदेश के अंदर अभी इतनी हालत ज़ाहिर है मुसलमानों की, सियासी तौर पर इतने पसमानदा है जी कि हमको सियासी क़ुव्वत, सियासी ताकत की बहुत ज़रूरत है और सियासी तौर पर बेदार होने की बहुत ज़रूरत है। जी देखिए, इलेक्शन के टाइम पर लाडली बहना का लॉलीपॉप दिया गया, जी 3 महीने के बाद बंद कर दी गई। आज हमारी बहनें कितनी परेशान हैं। जी तो ये इलेक्शन के टाइम पे से छल लेके आते, छलावे लेके आते, जादूगर बन के आते, और आज जो उनको लालूच में आके ओढ़ डाले, आज इनका पुरसाने हाल कोई नहीं, कईयों के पैसे बंद हो गए। तो ऐसी कई स्कीम है गवर्नमेंट की जो लोगों तक, जायज़ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अपंग लोगों की, वो तुम्हारे विकलांग लोगों की स्कीम है, उन तक पहुंचाना चाहिए। हाकर्स का भी बहुत बड़ा मसला है अपने शहर के अंदर, इनके मसले हल होने चाहिए। शहर के नए डेवलपमेंट की तरफ एक डेवलपमेंट प्लान है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इन सारे उम्र को लेकर इंशाल्लाह नए के साथ काम करने की पूरी कोशिश करें। सर, आज शहर के अंदर पानी का मसला समस्या है, हालांकि टेक्निकल वजूहत भी, पाइपलाइन का काम चल रहा है, लेकिन सवाल ये फिर हमारे हिंदू भाई के जो इलाके है साहब, वहाँ पर पानी तो आ रहा है ना, क्या कुछ रास्ता निकल सकता है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जो अनुभवी लोग थे, जो तजुर्बेकार लोग थे, जिनको इसकी पूरी स्टडी हो चुकी थी, इलेक्शन से 2 महीने पहले अच्छा जेवीपी कंपनी के ऑफिस के ऊपर, यानी कि जीवन प्राधिकरण के ऑफिस के ऊपर, मैं, हमारे साथ में हमारे लोगों का एक वफद, जी हम लोग वहाँ गए थे। आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक के ऊपर, हमने जाके पूरी टेक्निकल स्टडी करके उनकी पूरी बैंड बजा दी थी जी कि तुमको पूरा पूछा 2000 किलोमीटर की अगर लाइन डालना है तो आपने अभी तक कितनी डाले, कौन कौन सी एरियो में डाले। अंसारी साहब, जी वो श्रेयस कॉलेज है दोले के पीछे, अच्छा वहाँ एक कॉलोनी है, जी वहाँ पर पानी की टाकी भी बन गई और वहाँ पे पानी की लाइन भी बिछा दी गई है, और कई किलोमीटर तक वहाँ पर एक घर नहीं है, जी सिर्फ लैंड माफियाओं के और बिल्डरों की वहाँ पर ज़मीन लेके रखी हुई है। अच्छा तो उनके डेवलपमेंट से पहले कॉर्पोरेशन ने ये काम कर दिया। कौन से लोग, और यहाँ लोग 10-10, 12-12 दिन तक पानी को तरस रहे। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हमने उठाए थे, लेकिन यहाँ काम करने वालों की कदर ही नहीं है। लोग काम करने वालों को पूछना ही नहीं चाहते। लोग तो जज्बात में, इत्तेहाद में और ना जाने क्या क्या सोच के, कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, अरे हमने कुछ भी नहीं सोचा, 4 बटन ऐसे दबा दिए। ये क्या सियासी बेदारी है आपकी? अरे सामने अगर कोई तजुर्बेकार आदमी खड़ा हुआ है, अगर उसके पास में आपके वास्ते सलाहियतें मौजूद है आपके ऊपर सर्व करने की, आपको राहत दिलाने की, ऐसे आदमी को हटा के आप अगर 9 सीखे को भेजेंगे तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा बताइए आप मेरे को। अंदाज़ों पे उठ दे रहे हैं आप, बड़े अफसोस की बात है। आप सिर्फ ख्यालों पे उठ दे रहे हैं, आप सिर्फ हवा पे उठ दे रहे हैं। यार हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने खाली 4 बटन दबा दिए। खुदा रहा ऐसी भूल मत करो। आपने ये 4 बटन दबाने के अंदर सोचते कि अपने शहर की तजुर्बेकार सियासतों को दफन कर दिया आपने। जी
तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि पानी के अंदर जो 10 से 12 दिन में आ रहा है, तो आज वैसी लड़ाई लड़ने वाले लोग ही नहीं, उनके पास ज्ञान ही नहीं है उनके पास। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि पानी के जो 2000 की जो पानी पट्टी थी, 4,500 रुपये कर दिए, कोई बोलने वाला नहीं है उसके ऊपर। मेरे को एक बात बताइए, ठीक है, जो अमीर लोग हैं जिनके पास इस्तेताअत तो देंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो 4,000 आपको पानी पट्टी भरना, फिर आपका घर का टैक्स भी भरना, घर के टैक्स के ऊपर 14% 28% का ब्याज भी भरना। तो ज़रा सा लोगों ने अपने फ़ायदे का तो सोचना कम से कम कि कैसे लोगों को भेजना चाहिए, ये आवाज़ उठना चाहिए कि नहीं चाहिए वहाँ। अगर मुतवासित तबके के अंदर है, लो पार्टी लाइन के नीचे जो लोग रह रहे हैं, जो दरमियानी तबके के लोग हैं, वो उनके ऊपर टैक्स का भार पड़ना चाहिए क्या, कम होना चाहिए? ठीक है, मानता मैं कारपोरेशन की इनकम बढ़नी चाहिए। कारपोरेशन की इनकम बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप गरीबों की जेब के ऊपर पूरा वजन डाल देंगे, ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो मेरा बोलना खास तौर से कारपोरेशन के प्रशासन को ये है कि जहाँ घर है वहाँ नल लगाओ, चाहे वो ले ना ले उसके ऊपर नल टैक्स लगा दो, और सिर्फ 1200 रुपये महीना रखो। ये शुरू से हम लोग बोले, ये तो बात करने वाला कोई नहीं है, अवाम की बात करने वाले लोग ही नहीं है, और कम से कम 1 दिन आड़ या 2 दिन आड़ पानी मिलना चाहिए। जी, आपने जो है तो हाइड्रोलिक डिज़ाइन पूरा तैयार किए, शहर के अंदर पूरी पानी की टाकियाँ बनाने का 54 से 56 टाकियाँ बनने वाली, अभी तक 10 से 12 टाकियाँ नहीं बनी, इसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। सबसे बड़ा पानी का मसला भी कहाँ आने वाला, मैं आपको बता देता हूँ। रहमानिया कॉलोनी, आजम कॉलोनी, रोशन गेट का एरिया, मदनी चौक का एरिया, बैजीपुरा, ये अतराफ की, क्यों तो वहाँ की जो पानी की टाकी है बैजीपुरे की, वो इतनी खस्ता और इतनी बोसीदा हो चुकी है कि वहाँ पर नई टाकी बनाना ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हमारा ग्रुप इससे पहले गया था, हमने वहाँ के पूरा जायज़ा लिए, जिम्मेदारों को लाए, सर्वे कराए, उसके बाद में हमने जगह आइडेंटिफाई कराए, ये 54 टाकियों में से एक टाकी यहाँ बनाना है, पूरा काम ज़ेर इंतज़ाम पड़ा हुआ है। तो कोई करने कोई पुरसाने हल नहीं है। अब जब आपको आपके काम करने वाले लोगों की फिक्र नहीं है, आपने उनको घर को बिठा दिए, तो फिर अब तो अल्लाह ही हाफिज़, फिर इन काम होगा। लेकिन सवाल ये साहब आपने कहा साहब कि उठाने वाले कोई नहीं है, लेकिन ये भी सच है ना कि इम्तियाज़ अली साहब जो तो माजी खासदार है, माजी आमदार है, वो भी एक तजुर्बेकार रखते हैं, वो भी तो कहने कि बाहर से कमांड कर सकते हैं कि भाई ये मुद्दे रखो, ऐसा करो, जैसा आप बोल रहे हो उसकी बुनियाद पर बोल रहा हूँ मैं। अगर उनको ये सारी फिक्र होती तो आपके पास जब अहम टाइम था, जब आपके पास में कीमती वक्त था 2024 तक का, अच्छा, उसी के कार्यकाल के अंदर ये सारे काम हो जाना चाहिए था। मतलब कैसा? 54 टाकियाँ बन जाना चाहिए थी, पूरी ओल्ड सिटी के अंदर पानी की लाइनें बिछ जाना चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं मुमकिन था? अरे भाई, जीवन प्राधिकरण को क्यों लेके आए? एक तजुर्बेकार कंपनी है, तजुर्बेकार 10 उनके पास में इंजीनियर्स है, जिनके पास काम नहीं था, वो पानी का ही काम करते हो। अच्छा, जीवन प्राधिकरण के लोग बड़े बड़े कैनाल, बड़े बड़े डैम भी बनाते हो, तो पानी का पूरा अनुभव, तजुर्बा था उनको। तजुर्बेकार लोगों से अगर देरी हो रही तो फिर इसके अंदर मुजरिम तो हम ही जो है ना, कि हमने उतनी दिलचस्पी लोगों का काम ही नहीं करे। सवाल ये है कि जैसा आपने तमाम जो है तो कमियाँ क्यों खामियों को सामने रखा, तो इसका मतलब क्या 5 साल तक फिर जनता पानी के लिए तड़पती रहेंगी? नहीं, अब देखो, जनता ने पानी के लिए तड़पना ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कि पानी का एक ऐसा मसला है कि पानी तमाम इंसानों की ज़रूरत है, चरिंदों की, परिंदों की, सबकी ज़रूरत जी। इसके अंदर ना कोई राजकारण होना चाहिए, ना कोई इसके अंदर सियासत भी होनी चाहिए जी। ये योजना 3000 करोड़ के लगभग की योजना है जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर पैसा, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, और हमने भी कुछ पैसा यानी कि कॉर्पोरेशन ने मिलाया हुआ जी। तो ये तमाम पैसा मिलकर जब ये हो रहा, तो इतनी सुस्त रवि से काम क्यों चल रहा? देखिए, मीठा मीठा गबगा भगर, कड़वा कड़वा थू थू चल रहा है, यानी कि जो एरिया में काम नहीं होना चाहिए था, जब पानी की जरूरत है पहले वहाँ काम होना था, वो नहीं किए। अच्छा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ठहराना चाहिए था वो ओल्ड सिटी को नहीं ठहराया गया। बेगमपुरा से लेकर तो आज़ाद चौक तक अभी पूरा मैनुअल में काम करना है, छोटे छोटे गलियों में, तंग रास्तों में जाके काम करना है, इसलिए 700-800 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। अगर अभी भी ये काम ओल्ड सिटी में नहीं करे, किसी वजह से अगर ये योजना बंद करके कंपनी भाग गई, तो लोग अब इससे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे पानी के लिए। वही बोला ना, मतलब 5 साल तक चलता रहेगा फिर उसी का सिलसिला। अभी वक्त है हमारे पास में बेदारी का, हम तो लड़ेंगे, हम लड़ने वाले, अभी हम जाने वाले 2-4 दिन के बाद में हमारे वफद जीवन प्राधिकरण को जाने वाला है जी। हम इसके ऊपर बात करने ही वाले हैं, हम डिविजनल कमिश्नर साहब को भी मिलने वाले, लेकिन इसके अंदर क्यों लापरवाही हो रही भाई? आपने कुछ तो एग्रीमेंट किए होंगे ना जीवीपी कंपनी से जी। जो कंपनी काम करती है, जो जमीन पे उतर के काम कर रही है, उससे जीवीपी ने एग्रीमेंट करी होंगी कि भाई इतने दिन में अगर काम नहीं हुआ तो ये फाइन करेंगे, ये चार्ज करेंगे, ये पेनल्टी मारेंगे। ये सारी चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दे रही इसके अंदर, और इसके ऊपर स्टडी करके बात करने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं है। सर, इससे पहले रमज़ान से पहले, चुनाव से पहले जालना रोड का मसला आया था, और आपने बड़े वसूख के साथ कहा था कि रमज़ान होने दीजिए, ऐसा होने दीजिए, जालना रोड काम क्लियर हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब जैसे को वैसे नहीं। उसकी वजह ये है, टेक्निकली बात ये है कि ये जो चंपा चौक से लेके जालना रोड तक की बात कर रहे हैं आप जी, तो इस रास्ते का जो डिज़ाइन पहले 80 फीट का कर दिया गया था जी, किसी वजह से
जी तो फिर हम लोगों ने नुमाइंदगी करके, हमारे ग्रुप ने नुमाइंदगी करके उसको फिर से 100 फीट का कराया। जी। तो ये सारी चीज़ें मंजूरी कहाँ होती है इसकी? ऊपर लेवल पे थी जो। हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास में मॉडिफिकेशन की मंजूरी के लिए गया हुआ है। अच्छा। ये मॉडिफिकेशन मंजूर होकर जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह अभी जी श्रीकांत साहब यहाँ फिर आए हुए हैं, जी जी उनसे हमको काफ़ी उम्मीद है और वो बड़ी दिलचस्पी लिए थे उन्होंने शहर को डेवलप करने के अंदर। जी। तो हमारी उम्मीद है कि यार हम ये 2-3 ऐसे इशू है जिसके ऊपर जाके उनसे मिलने वाले हैं और इंशाल्लाह याद दहानी कराने वाले हैं और उसको मॉडिफिकेशन मैप को जो है तो मंजूर जल्दी से जल्द करा के मंगाने वाले हैं। सर भी हाल ही में जो सूद गिरने का मैदान है रोशनेट के बाहर, तो लोगों की भी ख्वाहिश है कि वहाँ पानी की टाकी बने, फायर ब्रिगेड का ऑफिस बने और खेल का मैदान बने। तो आपको लगता है साहब कि वहाँ का खेल का स्टेडियम बन जाएगा? नहीं नहीं, कुछ लोगों की मांगनी नहीं है, लोगों के ऐसे ख्याल नहीं है। सुनिए वजह क्या है इसकी, कि जब जी श्रीकांत साहब यहाँ पर पहली बार आए थे, अच्छा। जब उन्होंने और कारपोरेशन का पदभार संभाला था, तो ख़ास तौर से MIM के तमाम कारपोरेटर्स को बुलाए थे, एक्स जी। कारपोरेटर, जिसमें मैं भी मौजूद था। अच्छा। तो मैंने उनके जहन को, उनके ख्यालात को देखा। बहुत बेहतरीन बात की थी उन्होंने कि ये जो कपास की गिरनी की जगह है, जी। ये जगह कारपोरेशन खरीदना चाहती है। अच्छा। वो बोलते, उनका कहना था कि मैं खरीद लूंगा। अच्छा। कारपोरेशन से। अच्छा। कारपोरेशन खरीद लेंगे। अच्छा। उसके ऊपर रिसीवर बैठा हुआ है गवर्नमेंट का। अच्छा। और ये खरीद के वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अच्छा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाए जाएंगे कि उधर के आसपास के एरिया को जानबूझ के बोलो या किसी वजह से बोलो कि नशे वाले लोग रहते हैं, नशे के कारोबार यानी कि आउटलाइन के लोग ज़्यादा है, जी जी। ऐसा एक भ्रम पैदा किया। तो क्यों ना वहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए, अच्छा। क्यों ना वहाँ के लोगों को खेल के मैदान से जोड़ा जाए, और क्यों ना उनको जो है तो ऐसे बहरान से बाहर निकाल के उनको जो है तो उनकी सेहत की तरफ लाया जाए। ये सोच जी श्रीकांत साहब की थी। तो अब उन्होंने आए तो हम उनसे ये बात भी करने वाले हैं कि साहब कपास की गिरने का जो है तो आप खरीदने का कहा था रेडी रेक्टर कैरेट से, अगर वो खरीद लेते बहुत बड़ा काम हो जाए। लेकिन सर जैसा आम खास का मैदान के सुनने में आया था, स्पोर्ट्स मैदान बनेगा, स्टेडियम बनेगा, सारे अब्दुल सत्तार साइड भी आए थे, सब आए थे, क्या माना जाए कि ये वाकई 2-3 साल में स्टेडियम बन जाएगा कि इसका अंजाम भी आम खास के मैदान तरह होगा? नहीं नहीं, आम खास में जितनी बातें चलती थी वो सब सियासी बयानबाजी थी। सियासी तो। वो सियासी बयानबाजी थी। मतलब दिल से नहीं था? नहीं, क्या था फिर, क्या हुआ आज तक हुआ? इन वहाँ पर जितने लोग आए तो कौन से लोग थे? सियासी लोग वो थे। था। जितनों ने बयान दिए कौन से लोग थे? सियासी लोग थे। लेकिन ये जो बात की बात कर रहे हैं हम कपास की गिरने की, ये एक जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा है, जिम्मेदार जी श्रीकांत साहब ने बात की है। और ये तुम्हारी हमारी तजवीज़ नहीं थी, ये उनके खुद के ख्यालात है कि ये जगह जो खाली पड़ी हुई है, जबकि गवर्नमेंट का रिसीवर इस पर बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट के रेडी रेकनर के हिसाब से इसको मैं परचेस कर लूँगा और यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खड़ा करूँगा। दोनों बातों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सवाल ये है कि जनरल बॉडी के अंदर जो है तो MIM के नगर सेवक को दिल छोटा किया जाता है, तंग नजरी की जाती है, फंड में कमी कटौती की जाती है, और वही सरकार मतलब आमदार खासदार भाजपा के, फिर वो कहाँ से काम होने देंगे स्टेडियम पे? देखिए अंसारी साहब, बड़ी आसान बात मैं आपके सामने कह देता हूँ कि 2015 में हम लोग चुन के आए, 2020 में बॉडी खत्म हो गई। जी। 2020 से लेके तो 2025 तक तो हम कुछ भी नहीं थे, हमने तो काम किए ना। जी। हमने फंड कैसे लाए? आज आप रह के फंड नहीं ला सक रहे, हम तो कुछ भी नहीं थे। क्या थे हम, बताइए मेरे को। जादूगर थे क्या आप? कुछ भी नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं रहता। आपको सबसे पहले काम की नौयत मालूम रहना चाहिए और आपके पास में स्पीकिंग पावर और कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, और सबसे पहले बजट कहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए, कहाँ से बजट लाया जा सकता। अब ये मैंने स्कूल तो खोल के नहीं रखा, आपको सिखाऊंगा। आप मेरिट के आधार पर आपको टिकट दिए हुए तो आप अपनी अपनी सलाहियत तो चलाइए और काम कीजिए। सर ये सवाल ये है कि आने वाले वक्त में अगर ये घमासान चलते रहा तो ये औरंगाबाद शहर का होगा क्या फिर? नहीं, देखिए आपके हमारे पहले भी शहर अमन सुकून से था जी। और हम अपने ज़ाती मफाद के लिए धर्म भरम कर रहे हैं इसको, और हमारे बाद में अमन सुकून के साथ चलने वाला है। ठीक है, दुश्वारियाँ थोड़ी आने वाली है, परेशानियाँ थोड़ी आएंगी नहीं तो ला दी जाएंगी, लेकिन मामला हमारे जैसे लोग हैं राय रास्त पे लाने को। सब कारपोरेशन देख रहे हैं कि जय श्री राम, नारी तकबीर अल्लाह अकबर, मसला है कैसा उधर से आवाज़ उठती है जय श्री राम, तो जज्बात हमारे भी भूल जाते हैं, नारी तकबीर अल्लाह अकबर। देखिए साहब, यही खेल खेलना था बोल के सारा खेल हुआ। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ हरा है, और ये नहीं होगा तमाशा तो और क्या होने वाला है वहाँ। मेरे को आप एक बात बताइए कि 3000 करोड़ रुपए का DPR इस शहर को डेवलप करने का जी श्रीकांत साहब ने बनाया, उसके ऊपर एक ने भी बात किया क्या अभी तक सुने आपने? समीर साहब तो बोल रहे हैं कि हम विकास की बात चाहते हैं, विकास अरे भाई मैं तो मुद्दा बता रहा हूँ आपको कि इस पे बात हुई क्या? 3000 करोड़ का DP प्लान तैयार पड़ा हुआ है कारपोरेशन के पास में, हुई इस पे बात? सफारी पार्क का काम सुस्त रवि से चल रहा है। पर्यटक जब आएंगे, सयाह जब आएंगे, आपको तो आपके लिए दिखाने के लिए सबसे दौरों को क्या करते जी, काम होना चाहिए, काम में स्पीड होना चाहिए, काम मुकम्मल होना चाहिए। कई सालों से
बोलना हमारा ये है कि सुस्त रवि से काम क्यों चल रहे। जो मुद्दे की बातें जनरल बॉडी मीटिंग में होना चाहिए, आपको लोगों ने जय भवानी जय शिवाजी करने को चुन के नहीं दिए, आपको वहाँ नारे लगाने के लिए चुन के नहीं दिए। नारे तो नारे पहले वो लगा रहे ना, जय श्री राम। अरे भाई वो तो, अरे वो उनको तो मोनो सत्ता में बैठे हैं, उनको तो काम ही नहीं करना है। अच्छा। आप क्यों चक रहे, आप उनकी पीछ पे क्यों जाके खेल रहे? आप अपनी बात रखो, जी रखना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, एक सवाल घरकुल पे आ जाता हूँ। आजकल घरकुल का मुद्दा चल रहा है, लोग परे नंबरा उठे, लोग बड़े 1 लाख भरो, सारी बात करो। इसके अंदर हमारी जो एमआईएम की भूमिका है एक राहत देने के लिए, क्या वाकई आप कुछ कन्विंस करके गरीब को राहत दिला सकते हैं? नहीं नहीं, उनके बस की बात नहीं है वो। उसके लिए जो है तो देखिए गवर्नमेंट ने ठहराई हुई चीज़ है वो। नहीं, कुछ आप रिक्वेस्ट सुन तो लीजिए, आप रिक्वेस्ट सब होंगी, पहले आप घर तो ताबे मिले, उसके बाद कैसी रिक्वेस्ट करते हैं हम बताएंगे ना। आप ये उनके बस की बात नहीं है, ये हम बताएंगे आप राहत कैसी दिलाई जाती। ये तो अजीब बात हुई। अजीब बात आपको मालूम है, उनको नहीं मालूम है। नहीं तो फिर भैया देखो, वो कौमर मिलत का दर्द रखना पड़ता ना उसके लिए। मैं आपको राहत कैसे दिला सकता? सटाखे मारने को तो मैं कुछ भी मार सकता है ऐसे बैठ के। पहले आप घर तो पोजीशन में ले लो, घर पोजीशन पे लिए बाद आपको राहत कैसे दिलाना वो हमारे को आता है। वो तो सही मतलब। हाँ बिल्कुल है, हमारे पास उसका लाएमल तैयार है, उसका पूरा प्लानिंग, उसकी पूरी प्रोग्राम तैयार है हमारे पास। बस सर, ये वीटू लेने का एक ही मकसद था कि अखबार में छप रहा था, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आ रहा था, आप पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि भाई आपका षड्यंत्र है, आपने खुलासा कर दिए और चुनाव होने वाले हैं, ये भी मैंने आपसे सवाल कर लिया। अब ऐसे तमाम हालत में जनता के नाम को पैगाम देना चाहेंगे आप? नहीं, जनता के नाम पे मेरा इतना ही पैगाम है कि भाई खुदारा आप जज्बात के राव में भाई के वोट मत डालिए। अब तो 5 साल है ना सब, अब तो गए। आएंगे ना, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई, अब इलेक्शन तो आएंगे ही ना। आप सबसे पहले ये तो देखिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वहाँ जाके क्या करने वाला है। अभी मैंने जनाब एमआईएम के सदर साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा, 2 दिन से चल रहा हो, कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की भाषा आना जरूरी है। आपने पढ़े होंगे, हमारे पढ़ना मराठी के ताल्लुक से। बराबर। आपने जो लोगों को टिकट दिए, जी, मैंने तो इलेक्शन से पहले बोला था कि कारपोरेशन में वही काम कर सकता, कारपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में वही 4 चांद लगा सकता जिसको मराठी आती। तो आपका मतलब है मैम के नगर से को मराठी नहीं आती? कितने बार आपने डिबेट में मराठी सुन लिया? ज़रा बोलो बोला, गणनेता को कितनी आती है इनके? गणनेता के बारे में कुछ मालूम है आप? सवाल ही है सर, हो सवाल की बात नहीं, आप सुनिए पूरा मेरा सवाल, मेरा जवाब भी सुन लीजिए। आप बोल दीजिए। कारपोरेशन के अंदर जब आपने कदम रख दिए जी तो आपका पूरा ताल्लुक मराठी से पड़ गया। जी, आपका पूरा क्रॉसपॉन्डेंस, आपके पूरे मीटिंग्स, आपके पूरे एजेंडे, आपकी पूरी जीबी, आपकी पूरी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग, आपके लेटर पैड जाना, आपके जवाब आना, एस्टिमेट बनना, कार्य, सब प्रोसीडिंग मराठी में। आज भी मराठी में ही चलती शुरू से। हम पहले से चिल्ला चिल्ला के बोले जिसको मराठी पढ़कर लिखते आती कम से कम उनको भेजो। यहाँ तो काला अक्षर भैंस बराबर, सिर्फ संख्या गिन के खुश हो जा रहे और काम शून्य। ये खताएं हमसे हुई है कि भाई सामने अगर आप काबिल आदमी है, जी, आप बिल्कुल वहाँ जाके 4 चांद लगा सकते, लेकिन हमने जज्बात के राव में भाई के 4 बटन दबा दिए और काम वाले आदमी को घर को बिठा दिए और आप अंजाम गुलिस्ता सामने आप। लेकिन सवाल ये है साहब कि महाराष्ट्र में, बम्बई में आप देख रहे हैं कि रिक्शा चलाने वाला जो खाली पैसेंजर छोड़ता है तो उसको टेम्पलेट दिया जाता है कि महीने भर में मराठी सीख लेना। जब आप इतना बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं तो फिर इनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? इनसे कहा नहीं जा रहा है कि मराठी में आप ही ने कहा कि भाई मैंने मेरिट के आधार पर टिकट दिया, आप ही ने कहा कि हम सारी सलाहियतों के छोड़ दीजिए ना टिकट आप। क्यों छोड़ेंगे? अरे यही तो बेसिकल बात है, क्यों छोड़ने लगा रहे आप? बोलेगे उन्होंने छोड़ने लगा बोल के आपको? ले क्यों छोड़ने लगाना? बेसिक बात है क्या नहीं है? आज आपको क्यों याद आ रहा है कि जिस राज्य में रहते हो मराठी आना चाहिए? आज क्यों बोल रहे हैं आप? जब आपके हाथ में था तो फिर इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करे? मेरा सवाल ये कि जब रिक्शे वाले को बख्शा नहीं जा रहा, नहीं, रिक्शा वाला का छोड़ दो, मेरा तो शहर के तो ऊपर। यहाँ क्यों नहीं? फिर ये भाजपा वाले बोल सकते हैं ना कि नगर सेवक आप भी मराठी में बात कीजिए। नहीं, वो कौन होते जी? हम वो कोई उनके, हम किसी उनका थोड़ी चाचा का राजा की वो जबरदस्ती करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोसीडिंग मराठी में चलती है, क्योंकि लाएमल पूरा मराठी में चलता है, तो हमारा काम है सीखना चाहिए। किसी के बोलने की क्या जरूरत है? वो कि अपने बॉस है क्या मास्टर है, वो बोलेंगे तो अपन सीखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास मेरे को नहीं आती और मेरे से बेहतर अगर आपको आती है तो फिर आपको भेजिए ना वहाँ। मेरा यही बोलना है। एक आखिरी सवाल, बड़ा फुर्क सवाल। 36 नगर सेवक चुन के है, 33 चुन के आए हुए, 3 का मेंबर है। ये इतनी बड़ी ताकत को कैसे देखते हैं आप? विकास की तरफ, विकास के हक में है कि खिलाफ है? देखिए संख्या बहुत अच्छी आई है, अच्छा, लेकिन ये तजुर्बे से बेबहरा है। और अगर किसी के अंदर जोश भी काम करने का है, वो करना भी चाहता है, तो फिर उनको ऐसे रिस्ट्रिक्शन, 2-4 लोग थे वो संभाल सकते हैं आपस में एक दूसरे को। सुन तो लीजिए आप, कि उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन और कुछ उनके ऊपर पाबंदी ऐसी डाल दी जा रही है कि वो उतना खुल के काम। अब समीर साजिद कोशिश कर रहे हैं पूरा काम करने की। समीर साजिद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर आवाज़ को भी उठा रहे हैं वो,
और मेरे को तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर पोटेंशियल और उनकी जो एनर्जी है वो एमएलए की है, नंबर एक। अच्छा। उसी साथ साथ अब एमएलए के कैंडिडेट होके वो पोटेंशियल हमारे नासिर सिद्दीकी में भी है, अच्छा। वही पोटेंशियल हमारे जावेद कुरैशी साहब में भी है, वही पोटेंशियल आप देखेंगे तो अफसर खान साहब में भी है, वही पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो रशीद महमूद साहब में भी है, आप इधर आ जाएंगे तो कलीम कुरैशी साहब है, अपने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है। ऐसे तमाम लोग हैं जो ये आमदार की कैटेगरी में बैठते हैं। आने वाले इलेक्शन के लोगों ने इनको संजीदगी से लेना भी चाहिए। आजमाओ को कब तक आजमाएंगे आप? लोगों को मौका दो, नौजवानों को मौका दो, नए जोश को मौका दो, नए जोश से बहुत अच्छे काम होते हैं। एक आखिरी सवाल कि जैसा आपने बोले कि जब मराठी के या तजुर्बा नहीं है, अफसर खान साहब को तजुर्बा है, रशीद महमूद साहब बुजुर्ग नेता है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर पार्टी में युति हो जा रही है कि 5 साल के वास्ते में युति नहीं कर सकते क्या? किससे? अरे भाई वंचित बहुजन आघाड़ी है, शिवसेना, चलो भाई मिल के आप बुजुर्ग भाई हमारे बड़े हैं, चलो। तो फिर एकला चलो रे, कहाँ चलेगा फिर? मैं विकास की बात कर रहा हूँ। मैं विकास, अरे भाई ये सब हो सकता अगर आपके जहन और दिमाग के अंदर अगर डेवलपमेंट करना है, अगर वाकई में लोगों की फलाह बहबूदी के काम करना है तो। लेकिन यहाँ तो मेरे को सिर्फ अपने आप को बनवाना है। ये किसकी तरफ इशारा है आपका? साफ साफ कह रहा हूँ मैं, किसकी तरफ है तो बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, आप भी समझ गए, लोग भी समझ गए। चलिए फिर आखिर में एक बात आखिरी जाते आते, आपके बारे में बहुत बात गर्दिश कर रही है, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है, बोले क्या बात है, बोले भाई एमआईएम के दागड़ साहब काफ़ी मुलाकात कर रहे हैं, बोले आरिफ हसन साहब का बोले कि ऐसा मन परिवर्तन तो होने वाला है, बोले आखिरी सवाल फिर दोहरा नहीं नहीं, देखो अगर कोई ऐसा ऑफर आता है तो रास्ते है क्या? ऑफर देना आपका काम है, मानना नहीं मानना तो मेरा काम है ना। मतलब आप ऑफर की भी रख रहे हैं? नहीं नहीं, सुनिए ना, मेरे पास तो मेरा दरवाजा, मेरा ऑफिस खुला है, 25 लोग आएंगे, 25 ऑफर रखेंगे, मानना नहीं मानना मेरे ऊपर, मैं भी सियासत में काम कर रहा। नहीं, आपकी इच्छा है क्या? मैं सुन तो ले, मेरी इच्छाओं को छोड़ दो ना, मेरी इच्छा जो थी वो पूरी हुई क्या? तो अब तुम्हारी इच्छाएं कहाँ से पूरी होंगी? अच्छा, ये रखना है। मेरी इच्छा जो थी आपने कहाँ पूरी करे? आप इंसाफ नहीं कर सके ना। आप बाद में बोलते ना हो सकता है मैं थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, देखिए ना, जैसे हालात सामने आएंगे, हम तो मुकाबला करने वाले लोग, हर हालात का मुकाबला करते। मतलब बोलते दुश्मनी करो सलामी गुंजाइश करो, मतलब रास्ते नहीं, हम कहाँ किसी के ऊपर पर्सनल क्रिटिसाइज करते। मैंने आज तक कभी देखेंगे तो मैंने इम्तियाज जलील साहब के पर्सनल कभी भी नहीं बोला। मेरे जितने मध्य मुकाबले मैंने पर्सनल उनके घरदार के ताल्लुक से, उनके बच्चों के ताल्लुक से कभी नहीं बोला। हाँ, आप में क्या कमियां है और आपके जहन क्या है और आप क्या चाहते हैं वो तो बोलूँगा, वो थोड़ी मैं कोई रोक सकता बोलने से। मतलब आपका अधिकार है। और आप कोई दीनी शख्सियत तो है ही नहीं, आप सियासत में तो आपकी तो आलोचना होंगी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल एक जहन में आएगा साहब कि जैसा यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमने देखे इम्तियाज साहब जो है तो दर्रा साहब के पास गए, उनके पुराने मरासिम भी है, मतलब सहाफत से जुड़े हुए हैं, बड़ा उनका उन्हें एहतराम किया, ऐसी गुरु और पता नहीं क्या क्या आपने एक बड़ा उनको केयर किया। मेरा बोलना ये है कि यही मोहब्बत आप हाउस में क्यों नहीं दिखा सकते? सियासी गुरु मानते हो राजेंद्र दराड़ा को? ऐसा फेसबुक पे चल रहा था। तो फिर असद अवीज़ साहब को क्या मानते? देखिए साहब, अगर सियासी गुरु कोई है तो इस शहर की मासूम अवाम है, इस शहर के ईमानदार लोग हैं जिन्होंने आपको आमदार बनाया, ये है आपके सियासी गुरु। आपके सियासी गुरु इस शहर के वो 3.5-4 लाख लोग हैं जिन्होंने कस्बों और देहातों में और वो दलित समाज के लोग हैं जिन्होंने आपको 4 लाख वोट दे के खासदार बनाए। अरे जिन्होंने हमारी इबादत गाहों के बारे में से हतक आमेज़ कलमात लिखे, वो कब से आपके गुरु होने लग गए? ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। अरे भाई ये आवाम में बात चल रही थी, मैंने आवाम के दरमियान से तो सवाल उठा के रखा। अरे भाई आपने सवाल उठाया तो मैं मेरे ख्याल भी तो कहूँगा ना। मेरा सवाल ये था साहब कि जब हम वहाँ पर जो है तो जो भी है पुरानी बातें भूलकर हम इस्तकबाल कर सकते हैं, खुशियों में शरीक हो सकते हैं, तो फिर यहाँ हम लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फेसबुक चल रहा है। देखिए वो हौसी बातचीत का है, हर किस्म की बात होंगी। अभी कल जो है तो एक बहुत गलत कार्रवाई हो गई, शायद शहर के लोगों ने देखे होंगे कि एमएम के कॉर्पोरेटर को कल निलंबित किया गया, बराबर। वो वहाँ हाजिर भी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे समीर राजूरकर साहब, माननीय महापौर साहब बहुत अच्छे तरीके से चलाते। पता नहीं किन के दबाव में और किन के अंदर ये कार्रवाई हुई, गलत कार्रवाई हुई, नहीं होना चाहिए था ये कार्रवाई। अरे भाई हाउस के अंदर अगर हम हमारी बात नहीं करेंगे, अगर इस पर डिबेट नहीं होगी तो फिर काय पे होंगे? हाँ, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना, गैर महज़िब बात वहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं विपक्ष में हूँ तो मैं सियासी लोगों की तो आलोचना करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई मोदी साहब को धार्मिक आदमी बन गए या फडणवीस साहब को धार्मिक गुरु बन गए कि उनके बारे में कुछ बोले तो लोग कार्रवाई कर देंगे। सियासी लोग हैं ना जी, वो सारी दुनिया की आलोचना कर सकते हैं, तो हाउस के अंदर उनकी भी आलोचना हो सकती है। तो अगर एमआईएम के किसी कॉर्पोरेटर उनके ताल्लुक से कोई आलोचना करो तो मेरी नज़र में कुछ गलत बात नहीं थी वो, और उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से, जिस ताकत से, और वो फिर मैं कहूँगा वो अकेले कॉर्पोरेटर की निलंबन नहीं था, हाउस के अंदर जितने लोग हैं वो सबका निलंबन है, वो सबकी बेइज्जती है वो। तो समीर राजूरकर साहब से हमारी पूरी अच्छी आशा है, पूरी अच्छी उम्मीद है
कि पता नहीं उनके हाथ से ये काम कैसा होगा और किसने करवा के ले लिया, लेकिन इसके ऊपर सोच के आइंदा ऐसा ना हो, अच्छा माहौल बना के मीटिंग को चलाए तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, इस तरह से आरिफ हुसैन साहब से मेरी मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पे इस पर काफ़ी बातें गर्दिश कर रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था, औरंगाबाद चुनाव होने वाले हैं, बहुत से नगर सभा पे कार्रवाई होने वाली, बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने खुलासा भी कर लिया हूँ इस बहाने से कि उनका क्या राय है, क्योंकि वो इस्लाम पार्टी जुड़े हुए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसी बातें हो रही थी। और ख़ास बात कि मेरा काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई जब हम राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, इनके सरबराहों से हमारे मरासिम अच्छे हो सकते हैं इख्तलाफात के बावजूद, तो फिर हाउस के अंदर खासकर जनरल बॉडी की मीटिंग में जनाब अफसर खान साहब है, रशीद मामू है, ये हम जो है तो इनको बड़ा पन दे के इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठा के हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। इस पर टीका करना मकसद नहीं था। राजनीति में सब कुछ होता है, उतल पुतल होती है, सारी बातें होती है, ये हमारी लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। यही मकसद था कि भाई जैसा हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों को बड़ापन दे सकते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं दे सकते। ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये सोशल मीडिया पे आम लोगों में चर्चाएं थी, तो सोचा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात रख दूं। अभी कहाँ तक सही है, ये आरोप है, अफवाह है, ये जो भी है ये आपके सामने है। बहरहाल काफ़ी तवील वक्फे के से मुलाकात हुई, ये तमाम इनके ख्यालात, इनकी जो बातें हैं ये आपके सामने। देखने वाली बात ये रहेंगी कि आने वाले वक्तों में क्या वाकई सियासी उथल पुथल होने वाला है, क्या बड़ा धमाका होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए आप एस डी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।